अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको पता ही होगा कि मैंने 7 फ्राइडेज़ ठीक शाम 7 बजे 7 वेज थाली की सीरीज़ शुरू करी थी और आज मेरी थाली का लास्ट एपिसोड है, एपिसोड 7। और आज का जो एपिसोड है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है क्योंकि आज मैं बंगाली थाली आप लोगों के सामने लाने वाली हूँ। और बंगाली थाली मेरी फेवरेट इसीलिए भी है क्योंकि मेरे जो हैं 20 या 25 साल करीब जो हैं कलकत्ता में गुजरे हैं, तो मुझे वहाँ का खाना और वहाँ के जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वहीं पे मैंने खाना भी सीखा था। तो आज वही थाली मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रही हूँ। जो हमारी चने की दाल होती है वो हम इसमें बनाएंगे। सबसे लास्ट में हम बंगाली गरम मसाला डालेंगे और बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स लेकिन बहुत ही यूनिक ये मसाला होता है और ये हर डिश में उनके जाता ही जाता है क्योंकि इसकी खुशबू इतनी अच्छी होती है ना। तो आज की हमारी सेकंड डिश है पालक शौंग घोटो। ठीक है, मेरी प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, मैं बंगाल में, मैं कलकत्ता में काफ़ी साल रही हूँ लेकिन प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मेरा गड़बड़ी है। तो ये जो रेसिपी है पालक और सीजनल सब्जियों के साथ बनाई जाती है जो कि बहुत हेल्दी है और बहुत ही इसमें भी बहुत ही मिनिमम हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। कोई इसमें बहुत तड़के नहीं लगेंगे, ये अपने ही जूसेस में जो है सब्जियां बनेंगी। ठीक है, तो ये जो स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने कौन कौन सी सब्जियां ली हैं। आप कोई भी अपनी मर्ज़ी की सब्ज़ी ले सकते हैं और उनको थोड़ा सा मोटा ही काटना है जैसे मैं काट रही हूँ। ठीक है, और मैं सब्जियाँ जो हैं अपने टेक्सचर के हिसाब से डालूँगी। जो सब्ज़ी गलने में टाइम लगाती है वो मैं सबसे पहले डालूँगी और जो जल्दी गल जाती हैं वो मैं बाद में डालूँगी क्योंकि इन सब्जियों का जो टेक्सचर है वो हमें मेंटेन करना है, वो हमें बहुत मैशी नहीं करना है। इसमें हम चाहे तो बैंगन भी डाल सकते हैं लेकिन मैं बैंगन नहीं डाल रही क्योंकि मैं बैंगन की एक डिश और बनाऊँगी अपनी थाली के लिए। पर जब आप बैंगन डालेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि बैंगन को थोड़ा सा फ्राई करके लास्ट में डालना है। बैंगन को बाकी सब्जियों के साथ नहीं पकाना है। हमारी बंगाल से सेकंड रेसिपी पालक शौंग घोटो बनकर के तैयार है और मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि पंजाबियों के मुंह से अगर आप ये बंगाली नाम बुलवाओगे तो कुछ ऐसे ही आएगा जैसे मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। लेकिन बहुत ही सिंपल, जल्दी बनने वाली, टेस्टी और बिना प्याज लहसुन टमाटर के बहुत ही बढ़िया डिश आपकी थाली के लिए। इसको ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा।
आज की हमारी थर्ड रेसिपी है आलू पोस्तो। पोस्तो मतलब कि खसखस, ठीक है। और ये बहुत ही आसान रेसिपी है और बंगाल की थाली में आलू पोस्तो और बैगन भाजा ना हो ऐसा तो होता ही नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पे सरसों का तेल ले लिया और बहुत ही सिंपल है। इसके अंदर सिर्फ सूखी लाल मिर्च, कलौंजी और ये आलू। इन आलूओं को थोड़ा सा हमने ऐसे ही खुला पकाना है, ब्राउन नहीं होने देना, बस थोड़ा सा इनको क्रिस्पी करना है। हल्दी इसमें ऑप्शनल है, आप चाहे तो हल्दी अवॉइड कर सकते हैं, सिर्फ नमक के साथ भी इसको बना सकते हैं। और जब तक हमारी खसखस अच्छे से भुन नहीं जाती तब तक इसको थोड़ा सा हमने भूनना है। खसखस भून जाए तो थोड़ी देर के लिए जो हमारी कसर बाकी है आलूओं में थोड़ी सी पकने की, वो ढक दें। हमारी फोर्थ डिश है बैगन भाजा। बहुत ही आसान ये भी रेसिपी होती है और ये और आलू के बिना तो खाना हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ और हो ना हो, लेकिन ये ज़रूर होना चाहिए। इसमें बस हल्का सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मिर्च लगा के इसको हमें सरसों के तेल में थोड़ा सा फ्राई करना है बस। ये जो आप कुल्हड़ देख रहे हैं इसके अंदर है मिष्टी दोई। और मिष्टी दोई मैंने फ़र्स्ट टाइम तब ट्राई करी थी जब मैं राजधानी में 12-13 साल की उम्र में कलकत्ता गई थी। तो खाने के बाद हमेशा स्वीट डिश दी जाती है ना राजधानी में, तो वहाँ पे हमें छोटे छोटे कुल्हड़ में ये मिष्टी दोई दी थी और तब मैंने फ़र्स्ट टाइम इसका टेस्ट को एक्सपीरियंस किया था और तब से ये मेरी फेवरेट मीठे में आता है। और ये अगर आप चाहते कि क्रीमी बने और बिल्कुल बाहर से भी अच्छी बने तो आप इसके लिए ये रेसिपी देखें जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। एकदम परफेक्ट और क्रीमी मिष्टी दोई बनाने के लिए कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं 2 तरीके की दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। हंकड़ है ये, रात भर मैंने इसको छानी में डालकर रख दिया था। यहाँ पे 70 ग्राम बाहर की दही का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं हंकड़, और 30 ग्राम मैं घर की दही का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, 2 खट्टे इस्तेमाल करने का कारण ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम बाहर की दही से खट्टे से दही जमाते हैं तो वो जो दही है बहुत क्रीमी जमती है और कभी कभी वो हमें खाने में अच्छी नहीं लगती, ऐसे लेस लेस सी आती है। ठीक है, और जब हम घर के खट्टे से दही जमाते हैं तो वो उसका जो टेस्ट है, उसका जो टेक्सचर है वो अलग होता है। ठीक है, तो क्रीमीनेस के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ और खट्टा के लिए कि वो जो उसका टेक्सचर है उतना भी क्रीमी ना आए कि वो लेस लेस सी लगे और अच्छे से जमे, उसके लिए मैं घर के खट्टे का इस्तेमाल कर रही हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को मिक्स करके मैं अच्छे से फेंट लूँगी। इसको हम कैरेमलाइज कर लेंगे जिससे कि इसका कलर जो है दही का ब्राउन कलर में आएगा। ये वाले स्टेप में आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है, आपको एकदम धीमी आंच पे चीनी को जो है कैरेमलाइज करना है। अगर आपने थोड़ी सी भी गैस तेज़ करी या बहुत जल्दी करी या तो आपका हाथ जल जाएगा या ये जो चीनी है जल जाएगी, जिससे कि आपकी दही का टेस्ट कड़वा आएगा। ठीक है, और साथ ही में 2 से 3 चम्मच पानी जो है मैंने कटोरी में रख लिया है साइड में रेडी, ताकि जैसे ही ये चीनी कैरेमलाइज हो तो मैं फटाफट से ये पानी डाल सकूँ और ओवर बर्न होने से हम इस चीनी को बचा सकें। थोड़ा सा गैस से हटा हटा करके आपको इसको करना होगा। ठीक है, एकदम से गैस पर मत रखें कि चीनी एकदम से जलती है और पता भी नहीं चलता, बस 1 सेकेंड आपकी नज़र हटेगी और ये इसका रंग एकदम ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो चीनी का जब ये कलर आ जाएगा तब हम गैस बंद कर देंगे और लगातार मिलाते रहेंगे ताकि ये जले ना
और बिल्कुल 1 चम्मच हम पानी डाल करके एकदम साइड हो जाना, क्योंकि छींटे बहुत ज़ोर के आएंगे। जैसा कि आपने देखा है, थोड़ा सा पानी डालते ही जो चीनी है थोड़ी सी इसमें लम्स बन गए हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा सा हीट लगते ही अपनी हीट में ही ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए अभी मैंने गैस ऑन नहीं करी है और ये अपनी हीट में ही पिघलनी शुरू हो गए हैं लम्स। तो ये हमारी कैरमलाइज शुगर बन गई है, इसको हम एक साइड कर देंगे। और दूध हमेशा हमें फुल क्रीम लेना है। यहाँ पे मैंने आधा लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, इसको हम अच्छे से एक बार ही उबाल लेंगे। तो अब इससे इस उबले हुए दूध में से थोड़ा सा दूध मैं अलग कर रही हूँ और ये दूध ठंडा करके मैं जो दही हमने फेंटी है उसमें मिला दूँगी, ताकि जब दूध और दही हम इकट्ठी मिलाएं तो कुछ लम्स ना बने और इजीली मिक्स हो जाए। अब आपको जब ये हो जाए तो इस स्टेज पर जब दूध उबल जाए तो आपको ये अपनी कैरेमलाइज शुगर डाल देनी है। और देखिए हमने पानी डाला था जिसकी वजह से ये शुगर जमी नहीं है। और मान लीजिए अगर आपकी ये शुगर कैरेमलाइज्ड शुगर जम भी जाए तो कोई टेंशन नहीं है, आप फिर से इसको हल्का सा पानी डाल करके इसको थोड़ा सा गर्म करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हमने इसको काढ़ना है कम से कम 5 से 7 मिनट, ताकि चीनी का जो पानी है वो भी अच्छे से सूख जाए, क्योंकि हमारी दही में पानी नहीं आना चाहिए। तो इसको हम थोड़ा सा भी काढ़ेंगे और हमें इसे लगातार मिलाते रहना है, ठीक है, ताकि इसमें मलाई की लेयर नहीं आनी चाहिए, ठीक है, वो इसमें अच्छी नहीं लगेगी। और 5 से 7 मिनट के बाद भी हमने इस दूध को लगातार मिलाते हुए इसको एकदम गुनगुना करना है। गुनगुना मतलब इतना कि अगर आप इसमें से फिंगर डालें तो आपको बहुत ज़्यादा गर्म महसूस ना हो, आप ईज़िली उसमें डाल सकें। इतना हमें इस स्टेज तक दूध को ठंडा करना है। ठंडा दूध हम इसमें डाल देंगे। तो ये बीच बीच में दूध को कड़छी लगाते हुए ये दूध गुनगुना हो गया है। गुनगुना मतलब इतना है कि अगर मैं ये फिंगर ऐसे डालूं तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लगता है, ठंडा भी नहीं लग रहा है। और फिर ये जो हमने दही बनाई थी ये हम इसमें डाल देंगे। तो दही को जमाने के लिए हम ऐसा कोई मिट्टी का बर्तन लेंगे जिसमें कि कोई कोटिंग नहीं होगी। कोटिंग मतलब ये इस तरह की कोटिंग होती है। तो ये कोटिंग होने से जो पानी है अगर कोई बचा भी है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, लेकिन इस वाले मिट्टी के बर्तन में ये पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा अगर कोई पानी इसमें बचा होगा तो। अगर आपके पास मिट्टी का बर्तन नहीं है तो आप किसी और बर्तन में भी डाल सकते हैं जमाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से वहाँ पे बनाई जाती है और सर्व की जाती है मैं आपको वैसे ही दिखा रही हूँ। जैसा कि अब थोड़ा सा मौसम बदल गया है तो यहाँ पे इसको मैंने कोई भी आप बंद बर्तन ले ले, जैसे यहाँ मैंने इडली मेकर लिया है और उसमें थोड़ा सा मोटा कपड़ा बिछा दिया है, क्योंकि स्टील में भी जो होता है आप टच करेंगे तो वो ठंडा होता है। तो इस मौसम में जब सर्दियाँ आने वाली होती हैं तो थोड़ा सा दही जमना मुश्किल होता है, इसीलिए मैंने ये बेस बना करके कम से कम 12 घंटे के लिए इसको हम रखेंगे। अब इस बर्तन को मैं किसी कवर्ड जगह में रख दूंगी जहाँ पे बार बार इसको कोई टच ना करे और वो जगह बार बार खुले ना। तो 14 घंटे बाद मेरी मिष्टी दोई बनकर के तैयार हो गई थी और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ठंडा होने के लिए। फिर अब मैं दिखाती हूँ कि ये कैसी बनी है। ये देखिए एकदम परफेक्ट बनी है। देखो अगर मैं इसको ऐसे हिला भी रही हूँ तो इसके अंदर कोई पानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एकदम थिक बनी है, ठीक है। अब मैं इसको जो मैंने एक छोटे में जमाया था वो भी मैं दिखा देती हूँ, क्योंकि ये मेरी थाली में जाएगा बड़ा वाला। ये बच्चों ने फ्रिज में थोड़ा इसको हिला दिया था, पर मैं इसकी थिकनेस और क्रीमीनेस आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, और टेस्ट भी कर लेते हैं। बहुत ही यमी बनी है, बहुत ही बढ़िया बनी है। और देखिए पानी का एक भी नामो निशान नहीं है। और बस अब इसमें एक चीज़ बाकी है हमारी, लूची। तो जो लूची होती है वो पूरी को ही बोला जाता है, लेकिन कलकत्ता में, बंगाल में आटे की जगह पर मैदे की पूरी बनाई जाती है, आटे का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये जो है हमारी जो लूची है ये चना दाल के साथ बहुत अच्छे से जाती है। हमारी लूची भी बनकर के तैयार है।
ये थाली खा करके, लूची खा करके कलकत्ता के दिन याद आ गए मुझे, जो टाइम वहाँ पे मैंने स्पेंड किया था।